साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय कॉकरोच जनता पार्टी की पूरे देश में धूम है। बिना कुछ किए भी इतनी तरक्की हो जाए, इतना नेम फेम मिल जाए, तो फिर क्या कहने दोस्तों। ये जितने भी लोग हैं ना, जैसे अभिजीत दीपके हो, सौरभ दास हो, रांका हो और बाकी जो भी इनकी मंडली के लोग हैं, वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं, स्कूल में देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे मुख्यमंत्री आ गए। अच्छा, मीडिया वाले एकदम कवरेज के लिए लगे हुए हैं। अब ये तो चलिए मैं अच्छा ही मानता हूं, मैं पल भर के लिए इसको ठीक मानता हूं कि चलिए इस बहाने अगर स्कूलों में जागरूकता हो जाए, बच्चे खुद खड़े हो जाएं, तो ये छोटी घटना नहीं है दोस्तों। हम हर चीज के लिए मोदी की तरफ देखते हैं। अब अगर सारे स्कूल के बच्चे ये खड़े हो जाएं कि भाई ये हमें सुविधा मिलनी चाहिए, तो इसमें कहीं बुराई नहीं है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान से रखिए। लेकिन दूसरी तरफ हो क्या रहा है, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो इधर का है, उनको बुरा लग रहा है। उनको लग रहा है कि सरकार तो झुक गई है, सरकार ने सरेंडर कर दिया है। आज आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के भीतर की बात बता रहा हूं, किस तरीके से ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का गैंग है, उनके खिलाफ सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। बिल्कुल, अभी मैं आपको दिखाऊंगा और दोस्तों 9 झटके आपको दिखाने जा रहा हूं, गिन करके दिखाता हूं। देखिए, मैं दोनों बात कह रहा हूं। अगर विद्यार्थियों के मुद्दे हैं तो उसमें मेरा समर्थन है, और खास करके स्कूलों में अगर स्थिति बदतर है, आज भी बदतर है, तो उसमें सुधार होनी चाहिए। इसमें कहीं कोई इफ बट की बात ही नहीं है दोस्तों, वो होना ही चाहिए। लेकिन इसके बनिस्पत, इसकी आड़ में अगर कोई इसका फायदा उठाता है तो उसको भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ हुआ है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, ये मैं बताता हूं। कैसे सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है और किस तरीके से हुआ है, ये भी कहानी आपके सामने रख रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम दोस्तों, इसी कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा। और देखिए, सुबह का वीडियो जो हमने केरल और अडानी को लेकर बनाया था, वो देखिएगा जरूर, बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। 2 दिन सुनवाई हुई है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, कल भी आज भी। मैं पहले कल की बात बताता हूं। 3 जजों की खंडपीठ, और इसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच, ये सुनवाई हो रही थी। अब एक एक करके मैं सीधे झटके से आता हूं दोस्तों, पढ़ लीजिए क्या लिखा है। दिल्ली पुलिस बोली, कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च गैर कानूनी था। एक बार जब चिपक जाता है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। जब एक साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ती है ना दोस्तों, तो ये बवंडर का रूप लेता है। जिनको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम किया, वो आने वाले समय में ये दिखेगा आपको। अब देखिए खबर क्या है दोस्तों। मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया, और उसमें लिखा है कि 20 मार्च का संसद मार्च गैर कानूनी था, इसकी परमिशन नहीं थी। इस प्रदर्शन में दोस्तों कई हिस्ट्री शीटर भी आ गए थे, और हलफनामे में साफ साफ कहा गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने इसके लिए कोई परमिशन मांगी नहीं, न दी गई, न मांगी गई, न दी गई, और कोई मंजूरी थी ही नहीं। फिर भी प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस से मारपीट की, जिससे यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण बिल्कुल नहीं रहा। बल्कि पुलिस ने तो बहुत ही अच्छा काम किया, ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा ने हलफनामा डाल करके दोस्तों इसकी जानकारी दी है। यह पहला झटका है। अगर ये कह रहे हैं कि नहीं भैया हम ही सही हैं, तो सही नहीं है। यह लिखित में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा है, इसको आप मिटा नहीं सकते। झटका नंबर 2, आप देखते चले जाइए दोस्तों। भाई, अगर परीक्षा में पेपर लीक हुआ है तो सीधे आपने किसको जिम्मेदारी दे दी, और खास करके केंद्र में, गैर भाजपा में तो छोड़ दीजिए, वहां तो नहीं दे पाएंगे। सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया ना। अब आप इसको पढ़िए क्या लिखा है।
500 की परमिशन, जुट गए 30,000। सीजेपी प्रोटेस्ट में उकसावे पर भी बरता संयम। दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कहा दोस्तों कि कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से हिस्ट्री शीटर और असामाजिक तत्वों के कब्जे में आ गया था। हलफनामे में लिखा गया है कि 17 जून को 20 जून के प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी गई थी। 500-600 लोगों के शामिल होने की बात कही गई थी। आवेदन तय समय सीमा से कम समय में दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप भी नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने बहुत कम समय पहले मांगा, दे दिया गया। लेकिन वहां जो जंतर मंतर पर नियमानुसार है दोस्तों, कितने लोग हो सकते हैं? 1000 हो सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने लगातार इस समय सीमा का भी उल्लंघन किया, लोगों को उकसाते रहे, बुलाते रहे और 20 जुलाई को प्रदर्शन स्थल पर 30,000 से अधिक लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके लिए 5,000 पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा। अच्छा, वीडियो भी आ चुका है दोस्तों इसके बारे में, और सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया कि सुरक्षा बलों ने बार बार अपील की कि भैया अपने लोगों को रोकिए। इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये दूसरा जुर्म। आप सिर्फ देखते जाइए होता क्या है दोस्तों। लगता है कि अरे सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के दिल्ली पुलिस ने सरेंडर कर दिया। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, कोई सरेंडर नहीं किया। एक सबसे बड़ा सवाल एफआरएस को लेकर हुआ, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। ये तो पहली बार हुआ है ना। सारे लोग इसमें गुनहगार बना रहे थे, दिल्ली पुलिस को मोरल डाउन करना चाहते थे। देखिए इसका क्या जवाब दिया गया। अच्छा, पिटिशनर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हैं मेनका गुरुस्वामी और एन हरिहरन। इसने अलग से मुद्दा उठाया और बहुत सारी बातें कही। मैं दिल्ली पुलिस की बात बताता हूं। दिल्ली पुलिस ने एफआरएस के इस्तेमाल पर स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य आम प्रदर्शनकारियों की निगरानी करना नहीं था, बल्कि गंभीर अपराधियों की पहचान करना था। और 20 से 26 जुलाई के भीतर कई चौंकाने वाले आंकड़े आए। भाई दिल्ली पुलिस कह रही है, आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम सबका किया गया। अरे भाई दिल्ली पुलिस आंकड़े दे रही है, और आंकड़ा क्या है? ये चौंकाने वाला आंकड़ा कि जंतर मंतर पर 2873 लोगों का डेटा पुलिस के आपराधिक रिकॉर्ड से मेल खाया है। 2402 लोगों की पहचान क्राइम कुंडली से हुई है। यह दिल्ली पुलिस का एक एकीकृत डिजिटल बायोमेट्रिक डेटाबेस प्लेटफॉर्म है, जिसे अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड रखने, उनकी पहचान करने और दोहरी जिंदगी जीने वाले बदमाशों को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात कही, इसके अलावा 471 की पहचान डोजियर रिकॉर्ड के आधार पर की गई है। इसमें 92 लोग ऐसे हैं जो 10 से अधिक मामलों में शामिल रहे। 47 घोषित हिस्ट्री शीटर थे। अभी अगर जंतर मंतर पे कुछ हो जाता, मान लीजिए भाई पाकिस्तान से लिंक वाला मामला तो आपने देखा ही था ना, रैकी की गई थी। अमृतसर के आईपीएस अधिकारी ने कहा था, आप जानते हैं, मैं दिखा चुका हूं। अब अगर कुछ हो जाता मान लीजिए, तो ये लोग दिल्ली पुलिस पे ही आरोप लगाते, इल्जाम लगाते। आप क्या कर रहे थे? खुफिया एजेंसियों पर इल्जाम लगाते। अरे भाई, तो दिल्ली पुलिस काम तो करेगी ना। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर ये फिर से कुछ करेंगे ना, फिर से ये एफआरएस का सिस्टम काम करेगा। ये दिल्ली पुलिस ने मंशा उजागर कर दी है। झटका नंबर 4, एक बहुत बड़ा मुद्दा दोस्तों, बिना नेम प्लेट और सादे कपड़ों में जो पुलिस वाले तैनात थे, उसको लेकर के कहा गया। आप देख रहे थे कई ये रवीश कुमार और बहुत सारे लोग, ये कौन है, ये पुलिस वाले कौन हैं? दिल्ली पुलिस ने बचाव नहीं किया दोस्तों। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मौजूदगी होती है जब बड़ी रैलियां होती हैं, संवेदनशील अवसर होते हैं, तो उस समय सादे कपड़ों में स्पॉटर अधिकारियों की तैनाती करना सुरक्षा व्यवस्था का एक सामान्य मानक है। यह कोई अमित शाह जी लेकर नहीं आए हैं। अरे भाई, हर जगह होता है। जो बड़ी बड़ी रैलियां होती है ना, वो सादे कपड़ों में घुसे होते हैं। वो जानना चाहते हैं, वो पहचानते हैं कि यहां अंदर कुछ गड़बड़ झाला तो नहीं चल रहा है। तो ये दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी। फिर एक बात कही गई कि नेम प्लेट गायब है। उसका जवाब सुनिए।
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई धक्का मुक्की, इसका भी इल्जाम उन्हीं लोगों पर है। मारपीट, बदसलूकी के दौरान कई कर्मियों की नेम प्लेट गिर गई या क्षतिग्रस्त हो गई। यहां पर भी दिल्ली पुलिस ने अपना एक तरीके से तेवर दिखाया। यह कहा, अब आइए असली खबर, जो झटका नंबर 5 है, और यह बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। भाई इनको लग रहा है कि कुछ भी कर लो बच जाएंगे, बस मुक्ति मिल जाएगी, मारपीट करो, सरकार से बार्गेनिंग कर लो, बच जाएंगे। अरे भाई ये देश नियम से चलता है, कानून से चलता है, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। आपने किसी को मारा, वो एफआईआर करेगा तो सरकार बोलेगी नहीं लगाएंगे, ऐसा होता है क्या? अब देखिए खबर क्या है दोस्तों, कोर्ट में सूची देने से क्यों हिचक रही सरकार, ये सौरभ दास कह रहा है। सौरभ दास अपनी टीम के एक साथी के साथ, मेरे ख्याल से क्या नाम है, रत्ना या कुछ नाम है, उसके साथ एक वीडियो बनाता है। अभी आपको मैं दिखाता हूं इस वीडियो में। वो बोलता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में था, मैंने पूरी बात सुनी है, वो कहता है, और फिर वही क्लियर करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि आप सारा एफआईआर दो, मेरे पास एक स्पेशल शक्ति आर्टिकल 142 का हम इस्तेमाल करके सब खत्म कर देंगे। सरकार ने नहीं दिया, सरकार ने वो लिस्ट दी नहीं। भाई जिसकी क्राइम कुंडली है ऐसे ही खत्म हो जाएगा। फिर ये कहता है कि नहीं, जो सबसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग हैं, 2400 2800 जो भी नंबर मैंने अभी बताए, उसको छोड़ के बाकी को हम खत्म कर देंगे। सरकार ने नहीं दिया। ये इनको समझ में आ रहा है कि ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है, ये बस समय की बात है, जरा ठहरिए, थमिए। ये जो स्कूल घूम घूम करके अपना तेवर दिखा रहे हैं, अपना गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ये खुद आप सौरभ दास के जुबान से सुनिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्लियर कर दिया एंड सरकार से क्लियर करके बोला कि आप हमें एफआईआर्स, जो सारे देश भर में एफआईआर्स हुए छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, उसका एक लिस्ट दे दीजिए। वो लिस्ट मिलते ही हम अपना आर्टिकल 142 पावर यूज करके वो सारे एफआईआर्स को एक झटके में खत्म कर देंगे, क्वॉश कर देंगे। लेकिन सरकार की मंशा आज वो नहीं लगी, सरकार हेजिटेट कर रही थी, सरकार चुप रही, सरकार ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया। देखा आपने दोस्तों, ये खुद सौरभ दास कह रहा है। इसका मतलब सरकार कुछ कर तो रही है, दिख नहीं रहा, दिख इनको रहा है। हमें आपको तो वो हिस्सा दिख रहा है कि स्कूल जा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसी को भी धमका दे रहे हैं। अच्छा है, इसके दोनों पहलू देखिए। अगर बच्चे खुद खड़े हो जाएं, स्कूल की व्यवस्था बदल जाए तो अच्छा है, लेकिन ये अधिकार आपको दिया किसने है भाई? आपने क्या किया? झटका नंबर 6 दोस्तों, इस खबर को पढ़ लीजिए। भाई दिल्ली पुलिस को बदनाम किया गया था ना कि कील वाली लाठी का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस ने अब हलफनामे में बता दिया कि हमने नहीं किया। सिर्फ एक घटना दिखाई देती है जिसमें मौजूद जो डंडा है वो भी पुलिस वाले के हाथ में नहीं बल्कि एक प्रदर्शनकारी के हाथ में था, और पुलिस के अनुसार वह लाठी भी नहीं बल्कि राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ डंडा था। और पुलिस ने कहा दोस्तों कि लाठी पुलिस का अनुमत उपकरण है और अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। यानी ये आरोप झूठे हैं। ये दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। यह भी एक बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। अब देखिए, मैं झटका नंबर 7 बताता हूं दोस्तों। यह झटका भी गजब का है। ये लोग क्यों एफआईआर रद्द करवाने के लिए इतरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो आपको इससे समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि एक उच्च स्तरीय समिति गठित होगी जो इसकी जांच करेगी, हाई पावर्ड कमिटी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि यह फैसला किया गया। इसमें कौन कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, पूर्व डीजीपी, पूर्व सीबीआई प्रमुख, अन्य सदस्य होंगे। अच्छा, दोनों पक्षों से सुझाव भी मांगा। इसका काम क्या होगा जरा समझिए। सीसीटीवी फुटेज, प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के वीडियो की जांच, पुलिस कार्रवाई, कथित ज्यादा बल प्रयोग और अन्य शिकायतों की पड़ताल, महिला प्रदर्शनकारी कथित दुर्व्यवहार से जुड़ी शिकायतों की जांच और घटनाक्रम, उपलब्ध फुटेज और शिकायतों के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल।
अब भैया ठीक है, पुलिस ने मारा दिखेगा, लेकिन जो पुलिस को मारा गया है वो भी तो दिखेगा ना। पुलिस का तो काम ही है, पुलिस अपना बचाव नहीं करेगी क्या? संसद का बचाव नहीं करेगी? और ये जो गालियां दी गई है ना दोस्तों, वो सबूतों के रूप में एक साथ इकट्ठा होंगी। वो जो लोगों को भड़काया गया है उन बयानों की भी जांच होगी। और ये हाई पावर्ड कमेटी जो बनने वाली है, यकीन मानिए अभी तो नहीं पता चलेगा, मान लीजिए इसको 6 महीने का समय दिया गया या 5 महीने का, और जब उसकी रिपोर्ट आएगी ना तब आपको लगेगा कि यार ये तो गजब हो गया, ये तो गुंडे हैं, ये विद्यार्थियों के नाम पर नहीं है। फिर तो पूरा उसकी कुंडली खंगाली जाएगी ना, एक एक इवेंट की जांच होगी ना, उसको लिखा जाएगा ना, दस्तावेज बनेगा, और सुप्रीम कोर्ट में जब इसको पेश किया जाएगा तब समझ में आएगा कि ये जो तिलचट्टे हैं उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। तब पता चलेगा। ये झटका नंबर 7 है। झटका नंबर 8, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ हो रहा है, आखिर हो कैसे रहा है, सरकार ने क्या बदल लिया स्टैंड, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये पढ़िए हेडलाइन, दीप के स्टूडेंट कैसे, किरण रिजिजू ने सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहा। संसदीय कार्य मंत्री हैं, ताकतवर मंत्री हैं, इनका चेहरा आपको हमेशा दिखेगा, याद रखिएगा। कहीं कोई बड़ी खबर होती है ना तो ये दिखते हैं। सरकार की तरफ से कोई जवाब देना होता है तो किरण रिजिजू जवाब देते हैं। एक इंटरव्यू दिया इन्होंने, इसमें इनसे सवाल पूछा गया, वो साफ साफ कहते हैं कि अरे ये स्टूडेंट कहां का है भाई, ये तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, ये तो केजरीवाल का आदमी। क्या कहा है, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं। छात्रों की चिंताएं जायज हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और दूसरों का स्थिति को हाईजैक करने की कोशिश करना सही नहीं है। अभिजीत दीप के महाराष्ट्र से हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो छात्र कैसे बन गए? छात्रों में एक खास तरह का जोश होता है, उनसे बातचीत की जा सकती है, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां छात्रों की आड़ में अपना राजनीतिक एजेंडा साधने की कोशिश करती हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी सरकार धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही है, सरकार सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रही है और सरकार अपने पत्ते खोल भी रही है। बस इंतजार कीजिए भैया, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में दोस्तों सरकार झुकती है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा तब होती है जब चुनाव होता है, और आपको तब दिखेगा कि अभिजीत दीप के एक सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत सकता। इसीलिए आज ये कह रहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम पार्टी नहीं बनाएंगे, ये समझिए। और झटका नंबर 9 दिखाता हूं दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी सारे राज्यों में घूम रहा है। अब ये लोग पहुंच गए बंगाल। बंगाल में बहुत कुटाई हुई, उसके बाद ये आशुतोष रांका पहुंच गया। अब ये कह रहा है कि हमको कोलकाता में कार्यक्रम करना था, 7 हॉल बुक किया, कहीं हुआ ही नहीं। बुकिंग के बाद जैसे भारत सभा हॉल बुकिंग हुई फिर खत्म हो गया, कोलकाता प्रेस क्लब, अब वहां लाइट ही नहीं है, बिजली व्यवस्था खराब है। यानी उनको जरा जरा मजा तो मिलने लगा है कि भैया राजनीति करनी है तो जरा आओ ना। ममता सरकार में तो हिम्मत भी नहीं थी, घुस ही नहीं पाते, मार मार के भेजा ठीक कर देते। लेकिन अभी इनको जरा जरा मिल रहा है वो स्वाद। लेकिन दोस्तों इसके आगे थोड़ी खबर आज की भी बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में कल भी और आज भी दोनों दिन चर्चा हुई। आज का मसला नीट यूजीसी परीक्षा को लेकर के था, यह मैं आपको बताता हूं। और उसमें सरकार ने खुल करके बताया, भाई जो हो गया सो हो गया। लेकिन आज के समय में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को विस्तार से बताया कि हमारा जो नीट परीक्षा प्रणाली है वो फुल प्रूफ है, उसमें सेंधमारी करना बिल्कुल आसान नहीं है। जैसे तुषार मेहता प्रोसेस बताते हैं, चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मैं बताता हूं सरकार ने क्या कहा। सरकार ने कहा कि मॉडरेटर के कई ग्रुप सबसे पहले 500 सवालों का एक बैंक बनाते हैं। यह फिजिक्स के पेपर का उदाहरण दिया कि 500 सवालों का बैंक एक मॉडरेटर के कई ग्रुप बनाते हैं। इस बैंक से दूसरे मॉडरेटर
हर एक 100 सवाल चुनते हैं और 4 अलग अलग क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं। इसके बाद एनटीए के डायरेक्टर जनरल उन 4 पेपरों में से 2 पेपर चुनते हैं। फिर पेपर को सीसीटीवी सीआईएसएफ की सुरक्षा में 2 अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में एक सील बंद बॉक्स में भेजा जाता है। बॉक्स के इंचार्ज के पास एक डिजिटल चाबी होती है। बॉक्स तभी खोला जा सकता है जब प्रिंटिंग प्रेस का मालिक एनटीए के डीजी से संपर्क करेगा और कोड प्राप्त करेगा। एक बार बॉक्स खुल जाने के बाद किसी बाहरी व्यक्ति को प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। मेहता आगे कहते हैं, तुषार मेहता, कि प्रिंटिंग प्रेस वाले व्यक्ति को भी नहीं पता होता है कि प्रश्न पत्र किस परीक्षा केंद्र में भेजे जाएंगे। मेहता ने कहा कि प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट को एक सील बंद लिफाफे में रखा जाता है। लिफाफा खोलने के लिए सील तोड़नी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा कि भैया सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, फुल प्रूफ है, इसमें कहीं दो मत नहीं, लेकिन इसको और सुधार कीजिए, इसको यूपीएससी की तरह बनाइए। उसने कहा कि इसको यूपीएससी ऐसा मजबूत परीक्षा सिस्टम बनाइए। कोर्ट ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी समझने वाले अधिकारियों को शामिल करना चाहिए, साथ ही अनुभवी अधिकारियों के बार बार ट्रांसफर से बचने की सलाह दी। इसका मतलब है दोस्तों कि सरकार काम तो कर रही है। देखिए, सरकारें बहुत सारी है भारत में, भाजपा की भी है, बाकियों की भी है। मैं इसलिए दाद देता हूं दोस्तों भाजपा की सरकार की, क्योंकि ये लोग क्या है ना, ये लोग गलतियों को स्वीकार करते हैं, ये सुधरना चाहते हैं। बाकियों में दिक्कत ये है कि ना तो वो गलतियों को स्वीकार करते हैं और ना सुधारना चाहते हैं। ये बहुत बेसिक फर्क है और यहीं आप करके दोस्तों कानून का राज इस शब्द की महत्ता बढ़ जाती है। रूल ऑफ लॉ गलत है तो सबके लिए गलत है, अच्छा है तो सबके लिए अच्छा है। तो ये कहानी है दोस्तों। मैं जानता हूं कॉकरोच जनता पार्टी ने अगर अच्छा किया तो उसका प्रतिफल मिलेगा, सरकार एक्सेप्ट करेगी, लेकिन जो गलत कर रहे हैं ना उस पे तो सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो चुका है। आपकी राय क्या है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।